हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं जो कि विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे और साथ में जनरल कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। जनरल में जैसे कि एसएससी, रेलवे, बीएसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं विभिन्न स्टेट में जो शिक्षक के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। और जैसे बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है या अन्य स्टेट में जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। और हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग। कुछ अगर बचे हों तो धीरे धीरे आ जाएंगे और हिस्ट्री का भी कर लिया है हम लोगों ने, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रेजवुड, देवदार, चीड़, वन, फाइन एवं स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सागौन संपूर्ण देश के 8.9 मिलियन है। ये सागौन संपूर्ण देश के 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% हिस्सा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में विस्तारित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो किस में फूल नहीं होते हैं? निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो फर्न में फूल नहीं होते हैं। ठीक है, फर्न में फूल नहीं होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फर्न में फूल नहीं होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक की पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो इस विविधता का कारण है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है। ठीक है, मतलब पश्चिमी हिमालय जो है उसमें उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होने के कारण ऐसा है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र तट एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट स्थित है, अतः पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक मिलती है। फलस्वरूप वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंटीलोपों
ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। ठीक है, एंटीलोपों ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। तो ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में के लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि एंटीलोपों ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। तो ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए हैं। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑरिक्स जो है गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे अरब आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू जो है ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागौन सुमेलित करना है। सागौन किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो सागौन मध्य भारत में मिलते हैं। सागौन मध्य भारत में मिलते हैं। ठीक है, और देवदार कहाँ मिलते हैं। तो देवदार मिलते हैं हिमालय के उच्च क्षेत्र में। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में मिलते हैं। और सुंदरी वन कहाँ मिलते हैं। सुंदरी तो सुंदरवन में मिलेंगे। ठीक है, सुंदरी कहाँ, तो सुंदरवन में। और सिनकोना कहाँ मिलता है। तो सिनकोना मिलेगा हिमालय की तराई में। ठीक है, सिनकोना हिमालय की तराई में। ठीक है, तो डी का पहला, ठीक है, डी का पहला, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा और डी का पहला। तो ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। सागौन के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। सागौन या टी किसी को बोलते हैं। सागौन के वृक्षों का अधिकांश विस्तार कहाँ मिलता है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागौन के वन लगभग 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगे हैं। देवदार कहाँ मिलेंगे। तो देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। ठीक है, देवदार कहाँ मिलेंगे। तो देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर। और सुंदरी वन कहाँ मिलेंगे। तो सुंदरी मिलेंगे पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वृक्ष हैं। सुंदरी वृक्ष जो हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल वाला जो भारत का स्टेट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वृक्ष है। और सिनकोना कहाँ, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है। डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित है। तो इनमें से कौन एक सुमेलित है। तो सुंदरी जो वन मिलता है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल और वो बांग्लादेश वाला एरिया है वहाँ मिलता है। तो सुंदरी वन ये सुंदरवन डेल्टा में मिलता है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पड़ता है, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला एरिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इनमें से कौन से हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कौन सा। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र ये वन के प्रकार है और प्रदेश कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे। तो तराई क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे। तो मध्य गंगा मैदान में मिलेंगे। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा के मैदान में। और अल्पाइन वन कहाँ मिलेंगे। तो अल्पाइन कहाँ मिलेंगे। अल्पाइन मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, अल्पाइन सी का पहला हो जाएगा। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ मिलेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार मिलेंगे
सह्याद्री वाले एरिया में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये सह्याद्री वाले एरिया में मिलेंगे। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, तो ए आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स देखते हैं थोड़ा, इससे थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन, इन्हें मॉनसूनी वन भी कहते हैं, जो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग और भाबर एवं तराई क्षेत्र है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत हैं। और अल्पाइन वन कहाँ मिलेंगे? तो अल्पाइन वन ये हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में 2800 से 4000 मीटर पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार मिलता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट सह्याद्री, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उपर्युक्त विकल्प में से ए आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लंबी जड़ों, नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः पाए जाते हैं। कहाँ? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के वन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त प्रश्न में दी गई विशेषताएं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। ठीक है, ये जो विशेषता दी गई थी तो वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वनों के अन्य क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, मध्यवर्ती एवं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ एवं सौराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र प्रमुख हैं। ठीक है, तो विकल्प डी सही है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तट में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो वो है देवदार। इनमें से देवदार, साल, चीड़, सागौन में इनमें देवदार सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। यही समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। अन्य विवरण इस प्रकार है। चीड़ या हिमालय क्षेत्र में 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में जो चीड़ पाया जाता है 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर। और साल, यह मुख्यतः उप हिमालय क्षेत्र, मध्य भारत के पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु में मिलता है। और सागौन, इसके वृक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात एवं
महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो सबसे ऊंचाई पर 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों 1, 2, 3, 4 के रूप में अंकित किए गए हैं। इनमें से जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ वे क्षेत्र थे। तो इनमें से कौन से 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ वे क्षेत्र कौन थे? तो ये था क्षेत्र 3, ये साखू क्षेत्र, साखू के वन वाले क्षेत्र थे 3, ठीक है। ये 3 वाला ये वन क्षेत्र जो दिया हुआ है, यहीं पे 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ था, ठीक है, 3 वाले एरिया में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पहले ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते थे। 3 के साखू वन में, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1997 में मध्य प्रदेश के साखू के वन कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कुतरने लगे। परिणाम स्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी जो है हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, ठीक है। जूनिपर है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, लेकिन महोगनी जो है हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के, महोगनी जो है मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस जो है ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन महोगनी वाला जो वृक्ष है ये कहाँ के हैं? तो महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है, ठीक है। यह वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ तो वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला है। शेष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है क्या सा? कौन सा? तो खेजड़ी जो है बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है, ठीक है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है क्या? तो खेजड़ी के वृक्ष, डी आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लीसा प्राप्त होता है किससे? तो चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। लीसा प्राप्त होता है किससे? तो लीसा जो प्राप्त होता है चीड़ के वन से, वृक्ष से मिलता है। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाले लीसा, उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाले लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कच्छ वनस्पति है और राज्य है, तो उसका मिलान करना है, कच्छ वनस्पति और राज्य। ये कच्छ वनस्पति कहाँ मिलते हैं और मतलब कि किस राज्य में है वो देखना है। तो ये अन्ना रत्नागिरी कहाँ मिलता है, तो अन्ना रत्नागिरी महाराष्ट्र में मिलता है। ये अन्ना रत्नागिरी कहाँ, तो अन्ना रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र की है। ए का चौथा, अन्ना रत्नागिरी महाराष्ट्र की। कूड़ापुर कहाँ की, तो कूड़ापुर है कर्नाटक की, कूड़ापुर कर्नाटक की। और पिचवरम, पिचवरम कहाँ है, तो पिचवरम तमिलनाडु की है, पिचवरम तमिलनाडु की है, पिचवरम तमिलनाडु की। और वेम्बनाड कहाँ की है, तो वेम्बनाड तो आपको पता होगा कि केरल की है, वेम्बनाड केरल की है। ये दोनों ध्यान रखेंगे, वेम्बनाड केरल की और पिचवरम तमिलनाडु की, ध्यान रहेगा। और अन्ना अचरा रत्नागिरी है, ठीक है, अचरा रत्नागिरी, ये अचरा रत्नागिरी है, ठीक है, अचरा रत्नागिरी, ठीक है। अचरा रत्नागिरी जो है कहाँ की, तो महाराष्ट्र की है, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र की। और कूड़ापुर कहाँ, कर्नाटक की, पिचवरम तमिलनाडु की, ठीक है। और ये वेम्बनाड केरल की, पिचवरम तमिलनाडु की। तो ए का चौथा, ए का चौथा और बी का पहला, सी का पांचवा और डी का दूसरा, तो डी आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो इनमें से किसका सुमेल नहीं है, तो वेम्बनाड जो है कर्नाटक में, वेम्बनाड कर्नाटक नहीं केरल में होता है, वेम्बनाड कहाँ, केरल में होता है, यही सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है, डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। पिचवरम तमिलनाडु में सही है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला एरिया में सुंदरवन मिलता है, भीतरकनिका उड़ीसा में। पिचवरम कहाँ, तो पिचवरम तमिलनाडु में। और वेम्बनाड कहाँ, केरल में, कर्नाटक में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंचाई से संबंधित, ठीक है, सिंचाई एवं नहरों से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। कथन और कारण का प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है, तो तालाब है, सही है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, तो ये भी सही है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां क्या हैं, तो मौसमी है, ध्यान रखेंगे, सही हो गया, दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में तालाबों से सिंचाई होती आ रही है। तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा करके इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों और कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की
अधिकांश नदियां जो है मौसमी है, इसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब जो है सिंचाई की प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। कहाँ? तो प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिणी भारत में। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है? नहीं, कुआं नहीं, नलकूप है ना। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, ये गलत हो गया, तो यही सही नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। ठीक है, कछारी मृदा जो है देश के उत्तरी मैदान की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, तो ये सही है। और पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग, ये पर्वतीय जो क्षेत्र हैं देश की पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये बी सही नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा था। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से पता चलेगा। वर्ष 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं। ठीक है, नलकूप हैं सिंचाई के प्रमुख साधन। कुल सिंचाई के लगभग 46.14% योगदान नलकूप और कुओं को जोड़कर, ठीक है, नलकूप है, जिनका कुल सिंचाई में लगभग 46.14% योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि का प्रतिशत 62.42% है। ठीक है, नलकूप और कुओं से जोड़कर कितना प्रतिशत? तो 62.42% है। नहरों द्वारा सिंचित भूमि 23.64% तथा तालाबों द्वारा सिंचित भूमि 2.64% है। शेष 11.30% में अन्य साधन सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा था कुओं से, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, तो सबसे अधिक नलकूप से 46.14% होता है, और जब नलकूप और कुआं दोनों जोड़ करके तो 62.42% होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांक सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांक सर्वाधिक है? तो इनमें सबसे अधिक सिंचाई क्या कहाँ होता है? तो हरियाणा में होता है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांक सर्वाधिक? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किनमें है? तो हरियाणा में है, डी आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध है। प्रस्तुत राज्यों में सिंचाई की स्थिति इस प्रकार है। हरियाणा में 83.90%, उत्तर प्रदेश में 72.76% और मध्य प्रदेश में 2.20% और महाराष्ट्र में 60.78% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में किसमें? तो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई से क्या हो सकता है? तो मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, ये सही है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया। केवल सूक्ष्म सिंचाई ही साधन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है।
इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से क्या क्या हो सकता है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सही है? तो मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, ये सही है। और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, ये भी सही है। तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दोनों, 1 और 3 सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, सही है। इसमें जल के उपयोगी एवं अपेक्षाकृत कम उपयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? इसमें जल की उपयोगी एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई होता है तो इसमें पानी की आवश्यकता थोड़ा कम होगी, तो भौम जल स्तर, जहाँ नलकूप वगैरह से पानी खींचा जाता है तो भौम जल स्तर कम होता है ना, लेकिन जब सूक्ष्म सिंचाई से होगा तो भौम जल स्तर को मतलब कि उपयोग कम होगा तो जल स्तर बना रहेगा। ठीक है, तो कम होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है, क्या इंगित करता है? जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई क्या इंगित करता है? तो PWP सिंचाई को इंगित करता है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है तो PWP सिंचाई को इंगित करता है, सी आंसर हो जाएगा। PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई, PWP सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जमीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिसे पौधे अपना उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। इस अवस्था में वे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो जीवन रक्षक अथवा बचाई सिंचाई इंगित करती है किसको? तो PWP सिंचाई को। PWP या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जमीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिसे पौधे अपना उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। इस अवस्था में वे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और भी सब्जेक्ट का इस तरह का उपयोगी वीडियो लाया जाए तो आप इनका उपयोग अपने एग्ज़ाम के लिए कर सकें। ठीक है, और आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।